डीसी स्टूडियोज की कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म द फ्लैश अब तक की उनकी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई। उसी के साथ पिछले कुछ मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटती आई है, जैसे कि शज़ाम, फ्यूरी ऑफ गॉड्स और ब्लैक एडम, जिस वजह से ब्लू बीटल का सक्सेस होना स्टूडियो के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2020 में टाइम चल रहा था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, जहां लॉकडाउन के चलते सारे थिएटर्स बंद थे और तभी बहुत सारे स्टूडियोज ने अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए थे। उसी टाइम दिसंबर 2020 में डीसी स्टूडियोज ने भी बहुत सारे मिड बजट फिल्म्स अनाउंस किए थे HBO मैक्स पे रिलीज के लिए। उसमें ब्लू बीटल भी थी, जो कि डायरेक्टली ओटीटी पर रिलीज होने वाली थी। कुछ समय बाद जब डायरेक्टर मैनुअल सोटो को हायर किया गया, फिर जाकर उन्होंने फिल्म के लीड जोलो मैरिजुआना को हायर किया, क्योंकि वो उसके कोबरा काई के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे और साथ ही में जोलो का मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड भी एक प्लस पॉइंट था। उसी वजह से उन्होंने जोलो को ये रोल ऑफर किया। तो फिल्म में जेमी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जिसके बॉडी से एक एलियन स्कैरब अटैच हो जाता है, जिससे उसे सुपर पावर्स मिलती है और आगे उसी सिम्बायोट के साथ उसे एडजस्ट करते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर आपको बहुत हद तक वेनम की याद आ सकती है, क्योंकि वेनम की तरह स्कैरब भी जेमी से बात कर सकता है और उसके बॉडी पर कंट्रोल भी कर सकता है। तो आखिर क्यों ये फिल्म डीसी स्टूडियोज के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जैसे कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द फ्लैश डीसी स्टूडियोज की पूरी हिस्ट्री की बिगेस्ट फ्लॉप साबित हुई, जिसका की बजट $200 मिलियन था और उसने करीब $268 मिलियन की कमाई की। लेकिन अगर इसके मार्केटिंग कॉस्ट को भी जोड़ा जाए तो ये फिल्म अपने टोटल बजट को भी नहीं निकाल पाई। पर्सनली मुझे फिल्म बहुत डिसेंट और अबव एवरेज लगी थी, लेकिन इसके इतने बुरे परफॉर्मेंस के कारण शायद इसके पीछे का स्टूडियो था, जहाँ पर डीसी स्टूडियोज की रेपुटेशन लास्ट कुछ सालों में बहुत तेजी से गिरी है। इनके बार बार एक ही सुपर हीरो के मल्टीपल वर्जन्स निकालने से लेकर डिफरेंट टाइमलाइन से ऑडियंस को कंफ्यूज करना और उसी के साथ एक्टर्स को अनाउंस करके बाद में उन्हें निकाले जाना, और साथ ही पूरे DCEU को रिबूट करने की वजह से डीसी के किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर ऑडियंस बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो पा रही, और शायद उसी कारण शज़म 2 और ब्लैक एडम बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अब जेम्स गन के डीसी स्टूडियो को टेक ओवर करने से पहले, यानी DCEU की स्लेट की वन ऑफ द लास्ट फिल्म है, जिसके फ्यूचर को लेकर जेम्स गन ने कहा कि इसे आगे भी न्यू डीसी यूनिवर्स में कंटिन्यू किया जाएगा। ये भी कहा कि नए DCU का ब्लू बीटल एक पहला कैरेक्टर होगा और सुपरमैन लेगेसी पहली फिल्म। उसी के साथ फिल्म के डायरेक्टर सोटो ने इसके ट्रिलॉजी को भी कंफर्म किया। ब्लू बीटल जो डीसी की पहली लैटिनो सुपर हीरो को लेकर फिल्म है, जो कि लैटिनो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, और एक अच्छी कल्चरली रिप्रेजेंटेड मूवीज कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, इसके लिए हम ब्लैक पैंथर के ही एग्जांपल को ले सकते हैं, जहाँ ब्लैक कम्युनिटी और उनके कल्चर के रिप्रेजेंटेशन हर किसी को पसंद आया और वो एक ग्लोबली हिट फिल्म बनी। उसी तरह ये फिल्म एक लैटिनो फैमिली के कोर से जुड़ी है, जहाँ उनके फैमिली एस्पेक्ट और कल्चर के ऊपर फोकस किया गया है। उसी के साथ ये स्टोरी पैल्मेरा नाम के एक फ्रिक्शनल सिटी से जुड़ी है, जिसको क्रिएट करने की वजह बताई गई कि फ्यूचर में जेमी को उस सिटी का पोटेंशियल लीडर दिखाया जा सके, जैसे सुपरमैन मेट्रोपोलिस का लीडर है और बैटमैन गोथम सिटी का। अब पैल्मेरा सिटी को हम मेट्रोपोलिटन ऑफ लैटिनोस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी कैरेक्टर्स लैटिनो हैं। उस वजह से इसकी मोस्ट ऑफ द कास्ट लैटिनोस होने के कारण ये मूवी पूरे हॉलीवुड के लैटिनो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बहुत प्राउड बात है इसके एक्टर्स, डायरेक्टर्स और पूरी कास्ट के लिए। और फुली नियर फ्यूचर में हमें डीसी या मार्वल में इंडियन ओरिजिन के भी सुपर हीरोज दिखाई जाएगी, जो कि ट्रूथफुली रियल इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करे, ना कि वेस्टर्न इंडियन स्टेरियोटाइप्स को बढ़ावा दे। डायरेक्टर इसे किसी टिपिकल सुपर हीरो ओरिजिन फिल्म की तरह नहीं दिखाना चाहते थे, इसे ग्राउंडेड अप्रोच के साथ दिखाया गया, जिसमें फैमिली डायनेमिक्स पर फोकस किया गया। और इसमें बहुत जगह फनी सीन्स भी थे, जो कि जेन्युइनली फनी लगते हैं, खास करके उसके दादी के सीन्स। और इसमें कोई भी फैमिली मेंबर डिस्कनेक्टेड फील नहीं होता, शज़म जैसे। साथ ही जेमी के एज ए सुपर हीरो ग्रोथ पर फोकस किया गया, ना कि हमें एक वर्ल्ड एंडिंग और यूनिवर्स अल्टरिंग स्टोरी दिखाई गई। अगर बजट की बात की जाए तो इसका बजट $120 मिलियन का है, जो इसे डीसी की थर्ड चीपेस्ट फिल्म बनाती है, और इसके नीचे बर्ड्स ऑफ प्रे और शज़ाम आती है, जिस वजह से इसके ब्लू बीटल सूट को भी काफी हद तक रियल रखा गया। इसमें जितना कम हो सके उतना कम CGI का इस्तेमाल हुआ। और डायरेक्टर ने यह भी बताया कि इसके सूटअप सीन्स के लिए आयरन मैन के इन्फिनिटी वॉर के नैनोटेक वाले सूटअप सीन्स से इंस्पिरेशन ली गई थी। एट द एंड ब्लू बीटल डीसी का एक लेसर नोन कैरेक्टर होने के बावजूद डीसी के इतने सारे ड्रामा से बचते हुए फाइनली ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई। एंड पर्सनली आई वुड लाइक टू सी दिस कैरेक्टर मोर इन फ्यूचर डीसी फिल्म्स, लेकिन ये डिपेंड करता है इसके बॉक्स ऑफिस सक्सेस पर। भले ही जेम्स गन ने इसे डीसी यूनिवर्स में कंटिन्यू करने की बात की है, लेकिन इसके ट्रिलॉजी को बनाने के लिए इसका सक्सेसफुल होना उतना ही ज्यादा जरूरी है, वरना शायद ही हमें ये कैरेक्टर वापस जल्दी दिखे।